चैप्टर नंबर 7 हाफ फॉर हाफ पास। ये चैप्टर बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इस चैप्टर के कुछ सेपरेट पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर discusses exothermic and endothermic reactions by simply discussing the energy changes. ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पुट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और फिर उसे क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास है रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन कॉमनली हमारे घरों में हो रहा है खाना पकाने के लिए। इसके अलावा कार्स में, जनरेटर्स में, इंजन्स में ये रिएक्शन कॉमनली होता है। मीथेन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है और उसी हीट से हम फूड कुक करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और यहीं पर हमारे पास उसी तरतीब से डिफाइन भी किए हुए हैं। लेकिन किसी भी रिएक्शन के लिए हमारे पास उसके प्रीवियस बॉन्ड्स ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होना जरूरी है। जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी सराउंडिंग से ली जाती है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो एनर्जी सराउंडिंग को दी जाती है, एनर्जी इमिट आउट होती है इस प्रोसेस से। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस में अगर हीट रिलीज होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एब्सॉर्ब होती है तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। ये हमने पहले से भी स्टडी किया होता है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी चेंज किसी भी प्रोसेस का एनर्जी लेवल डायग्राम में या सिंपली स्पीकिंग एनर्जी प्रोफाइल में शो किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इस रिएक्शन के लिए, लेकिन इसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है एट सम एस्पेक्ट्स। ठीक है, नोटिस करें कि उसने मीथेन का और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं और एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो किया हुआ है। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी हैड one methane molecule and we had two oxygen molecules, hence there are two over here. इनको स्लाइटली थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। याद रखिए, घरों में हम ये एनर्जी किसी एक फ्लेम की फॉर्म में, जो कि मैचस्टिक वगैरह से आ जाता है, या स्पार्क की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि किसी लाइटर वगैरह से आ जाता है। उससे बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये सारे प्रीवियस बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। मीथेन के अंदर आप 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के अंदर ऑफ OO के आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं। ये सब ब्रेक हो जाएंगे और ये एटम्स अपनी मोस्ट रिएक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। दिस मोस्ट रिएक्टिव स्टेट इज द हाईली अनस्टेबल वन। ये अपने आप को दोबारा रिएक्ट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं जो रिएक्टेंट्स की निस्बत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इन दिस प्रोसेस हमारे पास प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से आप एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और उसी तरह से यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड यू विल नोटिस के OO डबल बॉन्ड की बजाय अब CO डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है और CH बॉन्ड्स की बजाय अब हमारे पास OH बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं। जब भी कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस पे एनर्जी रिलीज होती है। ये नेचर के एक साइक्लिक प्रोसेसेस में से एक है। साइक्लिक प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। जब वही एनर्जी उस बॉन्ड को वापस दे दी जाती है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास जितना भी पोर्शन आता है उसे यूजुअली हम बॉन्ड एनर्जी के तौर पर कोड करते हैं। किसी भी दुनिया के बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ये वैल्यूज यूजुअली हम किलो जूल्स पर मोल में बताते हैं। आप फिजिक्स की बुक से जूल की यूनिट के लिए के साथ फेमिलियर होंगे। ठीक है, और किलो जूल्स पर मोल ऑफ सब्सटेंस बॉन्ड एनर्जी के तौर पर होता है। वो हर बॉन्ड एनर्जी के लिए एक वैल्यू होती है। आगे चल के हम कुछ वैल्यूज आपको शो भी करेंगे। आपको बॉन्ड एनर्जी में से कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जहन में रखिए कि जब भी बॉन्ड एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज किसी भी किस्म की मैथमेटिकल रिलेशन के लिए दी होती हैं। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे साइक्लिक प्रोसेस की। सो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एनर्जी का रिलीज होना एक मस्ट है। एनर्जी रिलीज हो गई। आप नोटिस करेंगे कि इसमें उसने जितना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है वो एक्स एक्सिस पर रखकर उसने वाई एक्सिस पर एनर्जी रखी है और वो किलो जूल्स में शो की हुई है। अगर आप वाई एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं
वो एक हायर एनर्जी लेवल पर है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक लोअर एनर्जी लेवल पर है। रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले आप एक स्लाइट जंप देखेंगे उस अनरिएक्टिव स्टेबल स्टेट का एनर्जी के हिसाब से। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी टेकिंग करने वाला एरो है ये छोटा है इस केस में, और इस केस में जो बॉन्ड मेकिंग पे एनर्जी रिलीज होती है वो एरो आप काफी बड़ा देख रहे हैं उसकी निस्बत। ठीक है, तो हाँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों स्टेप्स जरूर होते हैं। एक बॉन्ड ब्रेकिंग था जो कि एक्चुअली एंडोथर्मिक स्टेप है, और दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन या मेकिंग का जो कि एक्सोथर्मिक स्टेप है। इन दोनों स्टेप्स में से जिसमें भी ज्यादा बड़ा एनर्जी चेंज होगा हम ओवरऑल रिएक्शन के लिए वो ही कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे। चूंकि इसमें एक्सोथर्मिक चेंज ज्यादा बड़ा है तो हम इस ओवरऑल रिएक्शन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। ऐसा किसी भी जगह पर होता है। मसलन एक टीचर के सामने आपका पेपर जाता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं हर क्वेश्चन को चेक करते हुए, मार्क्स अवॉइड करना, मार्क्स कट करना। ठीक है, मार्क्स अवॉइड करना जो होता है वो आपकी फेवर में जाता है, मार्क्स कट करना आपके फेवर में नहीं जाता। और जितने भी क्वेश्चंस के साथ जो भी प्रोसेस करता है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी डू इज दैट वो गो फॉर अ टोटल और हम उस टोटल को फाइंड आउट करते हैं। इन केसेस में भी हम यही किया करेंगे। हम बॉन्ड ब्रेकिंग का एंडोथर्मिक प्रोसेस सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, आगे चलकर बॉन्ड मेकिंग का एक्सोथर्मिक प्रोसेस सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को हम यूज किया करेंगे ताकि हम किसी भी रिएक्शन का एक फाइनल decision दे सकें whether it's an exothermic reaction or an endothermic reaction. As this reaction took in less energy for bond breaking and gave out more energy for bond making, ये reaction overall exothermic है। आप किसी भी reaction के बारे में bond energy की values जानते हुए ये हमेशा conclude कर सकते हैं कि overall reaction exothermic है या endothermic है। ठीक सर। ये जहन में रखिएगा कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, और ये एक्चुअली इस किसी भी केमिकल रिएक्शन या रिएक्शंस की यूजुअल ड्राइव भी स्टेबिलिटी होता है। मत भूलें चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग हमने बेस ही यही पढ़ी थी। एटम्स रिएक्ट ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए हम यूजुअली दो रूल्स पढ़ाते हैं, ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल, और वो रूल्स भी यही है कि वो ये चाहते हैं कि नोबल गैसेस की तरह उनके आउटरमोस्ट शेल में भी स्टेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, बट ऑल ऑफ दिस हैपेंस फॉर द रीजंस ऑफ स्टेबिलिटी, एंड दिस एंटायर थिंग इज आल्सो हैपनिंग फॉर द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक सर। ओके, क्लियर अप करते आगे चलते हैं। कुछ बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं दूसरों से, उनके लिए ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब वो फॉर्म होंगे तो वो एनर्जी भी ज्यादा गिव आउट करेंगे। ठीक है, जनरली कंबस्शन रिएक्शंस फॉसिल फ्यूल्स के ऑयल्स हों, गैसेस हों, एक्सोथर्मिक होते हैं, इवन सॉलिड्स भी। कोल को बर्न करना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये इजी टू इग्नाइट है, बर्न करना आसान है, ये केपेबल होते हैं कि रिलीज करें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जीज एज हीट। आप देखेंगे कि उसने उसी प्रॉपर रिएक्शन को, अब की मर्तबा हमने कोई रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स नहीं जनरली पुट अप किए, बल्कि एग्जैक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने अपने स्टेट सिंबल्स के साथ पुट अप किए हैं। दरम्यान की जो लाइन होती है उसमें एक एरो यूज किया जाता है। डाउनवर्ड एरो gives us an idea that this is an exothermic reaction. ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स पास्ट पेपर्स में ड्रॉ करने के लिए 1 से 2 मर्तबा पेपर 4 में पास्ट 10 इयर्स में आई हुई हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स पेपर 2 में आती हैं। एमसीक्यूज में डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ हुई होती हैं। यू नीड टू पिक अप द करेक्ट वन। करेक्ट वन के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? डिफरेंट हिंट्स हैं। लेट्स डिस्कस द हिंट्स फॉर एन एक्सोथर्मिक डायग्राम। एक्सोथर्मिक डायग्राम के लिए दो इंपॉर्टेंट हिंट्स यहीं पर आपको नजर आ जाएंगे। नंबर 1, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। ठीक है,
ये एक्सोथर्मिक का पहला हिंट है। दूसरा हिंट, इसके अंदर जो एरो से आया होता है इंटरकनेक्टिंग एरो, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये एक्सोथर्मिक की दूसरी हिंट है, बिकॉज दे गिव आउट एनर्जी और दे गिव आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, इसके अलावा एनर्जी ठीक प्रोफाइल सर। डायग्राम पर इससे ज्यादा हिंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी इस पे नजर नहीं आ रही इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आगे जाके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारी जरा और सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगी, मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, तो वहां पर हम और हिंट्स पे डिस्कस करेंगे। ओके सर। सो कुछ रिएक्शन ज्यादा, कुछ रिएक्शंस कम एक्सोथर्मिक हो सकते हैं। हमारे पास हीट जनरेशन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट है। पॉकेट हैंड वार्मर्स जो कॉमनली यूज किए जाते हैं कोल्ड कंट्रीज में, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पर ही बेस करते हैं। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक, ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन यूजुअली हमारे पास होता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन हमारे पास कार इंजन के अंदर जहां हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है वहां पर हो रहा होता है। बगैर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के यूजुअली ये रिएक्शन नहीं होता। अदरवाइज द मोस्ट abundant gas in the air is nitrogen. The second most abundant gas in the air is oxygen. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में जितनी ज्यादा है, ये रिएक्शन मुसलसल हो रहा होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही होती। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट, ये रिएक्शन सिर्फ उन्हीं जगह पे होता है जहाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ठीक, इसी तरह से हम आगे चलेंगे, इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक के लिए कंसिडर करेंगे। मैंने अभी भी बताया इसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड है। वो टेम्परेचर बेसिकली हीट टेकन इन या टेम्परेचर एब्सॉर्ब के तौर पे वर्क करता है। आप नोटिस करेंगे कि इसके हिंट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं फ्रॉम द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपको रिएक्टेंट्स एनर्जी के लेवल पर नीचे, जबकि प्रोडक्ट्स एनर्जी लेवल पर ऊपर नजर आएंगे। आप नोटिस करेंगे जो इंटरकनेक्टिंग एरो है वो अपवर्ड फेस किया हुआ है ताकि एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रूव कर सके। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया जिसमें N2O2 gaseous फॉर्म में NO gaseous फॉर्म में प्रोड्यूस करें। These are rather simpler reactions. Next up we have heat of reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कन्वर्जन, हम उसे हीट ऑफ रिएक्शन के तौर पे बताते हैं। इसे डेल्टा H से शो करते हैं। H यूजुअली एंथैल्पी को शो करता है फिजिक्स में। यहाँ भी एंथैल्पी के हिसाब से ही बात हो रही है, लेकिन हम इसे कॉमनली हीट ऑफ रिएक्शन भी कह देते हैं। डेल्टा चेंज को शो करता है, ये ट्रायंगुलर साइन डेल्टा प्रोनाउंस किया जाता है। एनर्जी जो होती है वो हम 1 किलो जूल में बताते हैं, which is equal to 1000 joules, which is something very simple and easy. I hope you have studied it in physics. ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब होती है, तो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू बड़ी इजीली पुट अप हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चूंकि हीट सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है, एग्जिट हो जाती है, तो हम डेल्टा H की वैल्यू को नेगेटिव बताते हैं। रिमेंबर, in order to consider negative or positive, you are supposed to consider yourself or the entire case as system. चूंकि सिस्टम से हीट चली जाती है, आप सिस्टम कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो अंडर कंसिडरेशन हो, हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक सिंपल टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है। जब सिस्टम से हीट चली गई सराउंडिंग्स में, ठीक है, तो चूंकि सिस्टम कुछ ना कुछ लूज कर रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट सराउंडिंग से एक्चुअली सिस्टम में एब्सॉर्ब होती है, एंटर होती है, तो हम डेल्टा H की वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। याद रखिए, हीट के केस में या वर्क के केस में पॉजिटिव या नेगेटिव की रिप्रेजेंटेशन केमिस्ट्री या फिजिक्स में बड़ी आसानी से कंसिडर की जा सकती है। मसलन हीट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम एनर्जी चेंज डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसको मैं सिस्टम कह रहा हूं, अगर आपने इसे याद रखना हो तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा टिप है। ठीक है, जो हीट का चेंज है सिस्टम के लिए, सिस्टम अपने आप को कंसिडर कर लें, हीट की बजाय हीट को मनी के तौर पे कंसिडर कर लें। मनी गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, मनी कमिंग टू द सिस्टम मींस मनी कमिंग टू यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, मनी गोइंग आउट फ्रॉम यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इट्स इजियर टू रिमेंबर दैट वे। इसी तरह मैं स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि अगर हमने वर्क को
फॉर्चुनेटली IGCSE केमिस्ट्री में वर्क नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स में होता है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा टिप है कि वर्क को होमवर्क के तौर पे कंसिडर किया करें। वर्क को होमवर्क के तौर पे कंसिडर करना आसान कर देगा वर्क की डिस्कशन। अगर आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है, तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम को ऐसे कंसिडर कर लें, इट्स होमवर्क डन बाय यू योरसेल्फ, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं, ठीक है, तो कंसिडर इट एज योर होमवर्क डन बाय somebody else for you, positive. So it's easier to remember work in the terms of homework and heat in the terms of money. आपको आसानी से याद रहेगा कि हमने नेगेटिव कब सपोज करना है और पॉजिटिव कब सपोज करना है, ठीक है? ठीक सर। ठीक है सर। Good. This would work for both chemistry and physics. नोटिस करें कि जो रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर रहे थे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू -7048 किलोजूल पर मोल है। ये वैल्यू उसने एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है। हम इस वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन से, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? हमारे पास उसके लिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए उसने बताया होता है कि हम कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसमें हम कोई एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन करें, या आप कोई भी रिएक्शन करें और उसको चेक करना हो कि आपको एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आप उसे सिंपली किसी भी इंसुलेशन मटेरियल के अंदर रखकर उसका टेम्परेचर नोट करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक पॉलीस्टाइरीन कप लेते हैं, उसके अंदर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर डालते हैं, उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। हम उसके अंदर 3 स्पैचुलास एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट डाल देते हैं, ठीक है, स्टेयर करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर तक जाएगा। अपनी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करते हैं, अलाउ करते हैं सॉल्यूशन को वो स्लोली कूल डाउन करे, because at one point anything hot is supposed to cool down to the normal room temperature, or anything cold is supposed to get to the room temperature by slightly heating itself up or coming to the normal temperature, ठीक है? तो वो cool down होगा इस केस में। अब इसके अंदर 3 spatulas of zinc powder mix करें, फिर स्टर करें, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर्स नोट करें, और आप देखकर बता सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को, इन्होंने 2 कंसीडर किए हैं, आपके जहन में कोई भी और थर्ड केमिकल रिएक्शन हो, आप उसे पॉलीस्टाइरीन कप, बिकॉज़ दैट्स एन इंसुलेटर, उसके अंदर यूज करते हुए थर्मोमीटर से सिंपल टेम्परेचर चेंजेस नोट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूजुअली वार्म अप कर देते हैं सिस्टम को। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस यूजुअली रिजल्ट करते हैं इन कूलिंग डाउन ऑफ द सिस्टम और द सराउंडिंग, ठीक है? तो हम सिंपल रिएक्शंस को इस तरह से चेक कर सकते हैं। यही नहीं, हम बैकग्राउंड में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं फॉर सम बॉन्ड एनर्जीज व्हिच हैव बीन प्रीवियसली कैलकुलेटेड। आप टेबल 7.1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देख रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज इन किलोजूल्स पर मोल देख रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि उसके आगे उसने कमेंट भी किया हुआ है कि ये किस कंपाउंड में, ये कहाँ पर हो सकती है, ठीक है? आप ये भी नोटिस करेंगे किसी भी सिंगल बॉन्ड की वैल्यू डबल बॉन्ड से यूजुअली कम ही होती है, और डबल बॉन्ड्स की वैल्यूज ट्रिपल बॉन्ड से यूजुअली कम होती हैं, ठीक? तो इन वैल्यूज को Yes, याद sir. करने की जरूरत नहीं है, यही वो वैल्यूज है जिनका पहले मैं तस्करा कर चुका हूँ। किसी भी क्वेश्चन के लिए हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसा कि वहां पर बात हो रही थी, मीथेन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो उसके अंदर 4 CH बॉन्ड्स थे। हमने इस टेबल से वैल्यू निकाली 435 की, उसे 4 से मल्टीप्लाई किया, इनका आंसर निकाल लिया। As we have 2 oxygen molecules, so we have 2 OO double bonds. OO double bond की वैल्यू टेबल के अंदर 498 है। Let's multiply it by 2 and let's add them up to get the value for total energy needed. This is actually the energy needed to break the bonds. On the right hand side of the equation, we have new bonds formed for carbon dioxide, which actually has 2 carbon oxygen double bonds. Carbon oxygen double bond की वैल्यू टेबल में 803 है। Let's multiply it with 2 and get our answer.
Apart from that, we have made water as new bonds. As we have 2 water molecules, so total 4 OH single bonds है हमारे पास, the value of which in the table is 464. हम इसे 4 से multiply करते हैं, we get our answer. We add them up because this is the total energy given out when new bonds are formed. डेल्टा H के लिए वैल्यू जैसे कि हम पहला डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला के हिसाब से एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स है माइनस एनर्जी गिवन आउट व्हेन बॉन्ड्स फॉर्म, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का स्टेप पहले पुट अप करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट हैंड साइड से. अगर तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आता है जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, we simply consider that this is an exothermic reaction, right? If you remember on the last page we had this value as minus 728 kilojoule per mole. वो experimentally calculated value है, ये theoretical value है, but this is an acceptable theoretical calculation because it is pretty close to the experimental value. याद रखिए theoretical calculations का 100% correct होना जरूरी नहीं है. Actually experimental values जो होती हैं वो से slightly differ कर सकती हैं, maybe more, maybe less in this case. It's better that you remember that combustion reactions are always exothermic. Okay? ठीक sir. I would like you to add neutralization to this list. Neutralization reactions of strong acids or strong alkalis or even both are also always exothermic. On the other hand, I would like you to note that all thermal decomposition reactions, I mean decomposition based upon heat, are always endothermic. These are a few types of reactions जो आपको याद कर लेने हैं पक्के ताकि आप वो कभी ना भूलें, ठीक है? तो combustion or neutralization with strong acid or alkali are always exothermic and thermal decomposition is always endothermic. तो अगर आपको पता है कि रिएक्शन टाइप ये वाली है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एनर्जी चेंज बाउंड है कि वो वैसा ही होगा, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शंस हमेशा आप फ्यूल की टाइप चेंज कर सकते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आ सकते हैं, बट ऑल ऑफ देम विल गिव आउट हीट, हेंस एक्सोथर्मिक. ठीक है, साथ ही साथ एक और बात करता चलूं जो मैंने इससे पहले डिस्कस की है. डेल्टा एच का फॉर्मूला बहुत सिंपल और इजी है. अगर एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स की वैल्यू बड़ी है, याद रखिए एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स हमारे पास एंडोथर्मिक पार्ट ऑफ रिएक्शन था. अगर एंडोथर्मिक की वैल्यू बड़ी है और एक्सोथर्मिक की वैल्यू छोटी है तो सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा. और ऑफ कोर्स चूंकि एंडोथर्मिक की वैल्यू बड़ी थी तो हमारे पास पूरे का पूरा रिएक्शन एंडोथर्मिक बन जाएगा. अगर ये एंडोथर्मिक की वैल्यू स्मॉलर है, एक्सोथर्मिक की वैल्यू बिगर है, मैथमेटिकली स्पीकिंग स्मॉल में से बिग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आता है. एंड एज exothermic has a bigger value, the overall reaction will turn out to be exothermic. So this formula is pretty simple and straightforward. हर reaction में bond breaking का part हमेशा endothermic और bond formation का part हमेशा exothermic होता है, लेकिन जो भी change बड़ा हो हम पूरे reaction को वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं. ठीक? ठीक सर. गुड. इसे यहीं पे वाइंड अप करते हैं, सही है, और फिर नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, तो फिर वो टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? एक्सपेरिमेंटल थर्मोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. बस फॉरन ओके 1 से 2 मिनट वेट कर लें ताकि मेरे पास ये प्रोसेस हो जाए. ठीक सर. ओके सर.